क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि सितंबर में आपके अंगूर को दी गई आपकी सबसे अच्छी और देखभाल वाली खाद उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। आप उसकी हरी भरी पत्तियों को देखकर सोचते हैं कि सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन असल में शायद आप अभी अपनी बेल को सर्दियों में न टिक पाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आज हम उस घातक गलती को समझेंगे जो अनुभवी बागबान भी कर जाते हैं। और मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के बाद आप अंगूर की शरद आर्थू की देखभाल को एक नए अंदाज से देखेंगे। यह जानकारी भविष्य में आपकी पैदावार को बचाएगी। चलिए, एक महत्वपूर्ण बात तुरंत स्पष्ट कर देते हैं। अंगूर के लिए सितंबर बढ़ने का समय नहीं है। यह लंबी और ठंडी सर्दियों की नींद के लिए तैयारी का समय है। पौधा अपनी प्राथमिकताएं बदल देता है। नए अंकुर और पत्तियां उगाने के बजाय उसे अपनी सारी ऊर्जा पहले से मौजूद तने को मजबूत करने में लगानी चाहिए। इसी प्रक्रिया पर निर्भर करता है कि आपका अंगूर वसंत में फिर से जागेगा या नहीं। और हमारा काम है उसकी मदद करना, न कि उसे भ्रमित करना। तो आइए जरा गहराई से जानें, आखिर वो कौन सी सबसे बड़ी जानलेवा गलती है जो आपकी गर्मियों की सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। जरा कल्पना कीजिए, सितंबर का महीना है। आपकी अंगूर की बेल के पत्ते धीरे धीरे अपना गहरा हरा रंग खोने लगे हैं और कहीं कहीं पीलापन नजर आ रहा है। किसी भी समझदार माली का सहज ज्ञान क्या कहता है? बिल्कुल ठीक। लगता है पौधे को तुरंत खाद देकर उसकी ताकत और ताजगी लौटानी चाहिए। और बस यही आपकी नजर सबसे जानी पहचानी और जाहिर है सबसे असरदार चीज पर पड़ती है, नाइट्रोजन वाले उर्वरक पर। ताजी गोबर की खाद, मुर्गी की खाद, अमोनियम नाइट्रेट या यूरिया, ये सब कुछ रामबाण इलाज लगता है। लेकिन ठीक इसी पल, भले ही आपके इरादे नेक क्यों न हो, आप एक घातक गलती कर बैठते हैं। आप अपनी बेल के लिए मौत का फरमान लिख देते हैं। यही है आपकी पहली और सबसे बड़ी गलती, पतझड़ में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना। जरा समझिए, पौधे के लिए नाइट्रोजन एक शक्तिशाली एनर्जी ड्रिंक जैसा है। ये एक तरह से उसे बढ़ो, आगे बढ़ो का आदेश देता है। यह अंगूर की बेल से चीख चीख कर कहता है, चलो नई कॉम्प्लेन निकालो, हरी भरी पत्तियां बढ़ाओ, अभी सबसे अच्छा समय है। जबकि हकीकत में प्रकृति अंगूर की बेल को बिल्कुल अलग निर्देश देती है। वह उसे फुसफुसाती है, अब सो जाओ, ठंड के लिए तैयार हो जाओ, अपनी ऊर्जा जमा करो और मजबूत बनो। और आप अपनी खाद देकर पौधे के शरीर में एक तरह से पूरा बवाल मचा देते हैं। आप उसे भ्रमित कर देते हैं, जिससे उसे लगता है कि दूसरी बसंत आ गई है। यह एक ऐसी मुश्किल स्थिति है जो हमारे नेक इरादों का ही फायदा उठाती है। आप अपने अंगूर के बाग में जाते हैं, उसे प्यार से निहारते हैं और अचानक आपकी नजर पीले पड़ते पत्तों पर पड़ती है। किसी भी माली का दिल देखकर बैठ जाता है। पहली सोच यही आती है, यह भूखा है, यह बीमार है, इसे तुरंत बचाना होगा। हम अक्सर पौधे की सेहत को उसके हरे भरे रंग से जोड़कर देखते हैं। गर्मियों में यह बात बिल्कुल सही होती है, लेकिन पतझड़ में सारे नियम बदल जाते हैं। सितंबर में पत्तों का पीला पड़ना और उनका झड़ना किसी बीमारी का लक्षण नहीं, बल्कि एक सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है। असल में अंगूर का पौधा खुद ही अपने अतिरिक्त बोझ से छुटकारा पा रहा होता है। वह पत्तों से बचे खुचे पोषक तत्व अपनी बेल और जड़ों में जमा कर रहा होता है। यह उसकी लंबी सर्दी की नींद की तैयारी है। और ठीक इसी समय आप अपने नेक इरादों से उसे नाइट्रोजन की खुराक दे देते हैं। पौधे के लिए यह ऐसा ही है जैसे किसी सोए हुए इंसान पर अचानक बर्फीला पानी डाल देना और चिल्लाना, उठो। उसकी पूरी प्राकृतिक व्यवस्था जो आराम के लिए बनी है, गड़बड़ा जाती है। उसे एक जबरदस्त ऊर्जा मिलती है, एक ऐसा आदेश जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता, यानी फिर से बढ़ने का आदेश। नाइट्रोजन पौधों के लिए एक शक्तिशाली विकास उत्तेजक है। यह पौधे के लिए देर रात में पी गई डबल एस्प्रेसो की तरह है। इतनी खुराक पाकर अंगूर का पौधा भ्रमित हो जाता है। उसे लगता है कि कठोर सर्दी अब नहीं आएगी और उसके आगे सूरज और गर्मी से भरी एक और गर्मी का मौसम है। और वह क्या करता है? वह तेजी से नए कोमल अंकुर निकालना शुरू कर देता है। पहली नजर में
ये बहुत अच्छा लगता है। बेल जीवंत हो उठती है, ताजी, चमकीली हरी पत्तियों से ढक जाती है। आप इसे देखते हैं और सोचते हैं, वाह! काम कर गया। मैंने अपने पौधे को बचा लिया। लेकिन असल में आपने एक विनाशकारी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जबकि पुरानी मुख्य बेल को शर्करा जमा करनी थी, अतिरिक्त नमी से छुटकारा पाना था और मजबूत लकड़ी में बदलकर कठोर होना था। ये नए बच्चे पूरी तरह से असुरक्षित हैं। वे रसीले नाजुक होते हैं और उनके ऊतक 80 या 90% तक पानी से बने होते हैं। वे पहली गंभीर पाले पड़ने से पहले शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाएंगे। और यही इसमें छिपा सबसे बड़ा खतरा है, एक टाइम बम जिसे आपने खुद लगा दिया है। जरा कल्पना कीजिए, अक्टूबर का महीना आ चुका है और आपकी अंगूर की बेल नाइट्रोजन खाद के प्रभाव से अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है। वह नई कोमल और चमकीली हरी टहनियों से पूरी तरह ढकी हुई है। यह देखने में शायद सुंदर लगे, लेकिन यह ऐसी सुंदरता है जो विनाश को बुलावा देती है। ये टहनियां उन सैनिकों जैसी हैं जिन्हें बिना कवच के युद्ध में भेज दिया गया हो। वे आगे आने वाली सर्दी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। वे कोशिका रस से भरी हुई है, जो मूल रूप से पानी ही है। उन्हें शर्करा, शुगर जमा करने का समय नहीं मिला, जो प्राकृतिक एंटीफ्रीज का काम करती है, और न ही घनी लकड़ी बनाने का, जो ठंड से बचाती है। पौधे की वह सारी ऊर्जा जिसे पुरानी मुख्य लताओं और जड़ प्रणाली को मजबूत करने में लगाना चाहिए था, इस बेमतलब की पतझड़ की वृद्धि पर व्यर्थ ही खर्च हो गई। और अब आपका अंगूर का बाग अपनी सबसे कमजोर स्थिति में सर्दियों का सामना कर रहा है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये उस घर जैसा है जिसकी सर्दियों से पहले छत और खिड़कियां हटा दी गई हों और उसे सारी हवाओं और पाले के लिए खुला छोड़ दिया गया हो। तो अब जरा बात करते हैं भौतिकी की, जो बहुत सीधी सादी पर उतनी ही निर्दयी भी है। जब पानी जमता है तो क्या होता है? सही कहा, वह बर्फ बन जाता है। और बर्फ के साथ क्या होता है? वह फैलता है। यह प्रकृति का एक ऐसा अटल नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अब कल्पना कीजिए कि पहली कड़ाके की ठंडी रात आती है, तापमान शून्य से नीचे गिर जाता है। आपकी युवा अपरिपक्व कॉम्पोलों की कोशिकाओं में भरा हुआ वही पानी जमना शुरू हो जाता है। बर्फ के ये छोटे छोटे क्रिस्टल फैलते हुए हजारों सूक्ष्म ब्लेड की तरह काम करते हैं। वे अंदर से नाजुक कोशिका भित्तियों को फाड़ देते हैं। ये कोशिका स्तर पर ऊतकों का पूरी तरह से विनाश है और यह प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है। भले ही अगले दिन मौसम गर्म हो जाए, कोशिकाएं तब तक मर चुकी होती है। आपको यह तुरंत दिखाई नहीं दे सकता है, लेकिन जब आप बसंत में अपने अंगूर के बाग में आएंगे तो आपको एक बहुत ही दुखद दृश्य मिलेगा। जीवित लचीली बेल के बजाय आपको काली पड़ चुकी, बेजान और भंगुर लताएं दिखेंगी, जो जरा सा छूने से ही टूट जाती है। वे ऐसी लगेंगी जैसे उन्हें खौलते पानी से झुलसा दिया गया हो। यही आपकी पतझड़ की कथित देखभाल का सीधा परिणाम है। और इस स्थिति में सबसे दुखद बात यह है कि अक्सर सिर्फ नए अंकुर ही नहीं मरते। जब पौधे को शरद ऋतु में नाइट्रोजन की खुराक मिलती है, तो वह पूरी तरह से बढ़ने की प्रक्रिया में लग जाता है। ऐसे में वह सर्दियों के लिए अपने पुराने बहुवर्षीय तनों, शाखाओं और यहां तक कि जड़ों को भी ठीक से तैयार नहीं कर पाता। इससे पूरे पौधे की ठंड सहने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। अगर आपने उसे कुछ न किया होता तो वह -20 डिग्री सेल्सियस की ठंड को आसानी से झेल जाता। लेकिन नाइट्रोजन देने के बाद वह -10 डिग्री पर भी पूरी तरह से जमकर मर सकता है। आप सिर्फ अगले साल की फसल ही नहीं खोते, आप उस पूरे पौधे को खोने का जोखिम उठाते हैं जिसे आपने कई सालों तक बड़े जतन से उगाया और पाला पोसा है। और वसंत में जब आप मरे हुए पौधे को देखेंगे तो आप कठोर सर्दी को, उस किस्म को जो पर्याप्त ठंड प्रतिरोधी नहीं थी, या गलत जगह को दोष देंगे, जबकि असल में कारण उस एक चुटकी खाद में छिपा होगा जिसे आपने सितंबर में अच्छे इरादों से दिया था। इसीलिए पौधे की जैव रसायन विज्ञान को समझना और शरद ऋतु की उस भ्रामक हरियाली के बहकावे में न आना इतना जरूरी है। तो सितंबर के महीने में आपके अंगूर को वास्तव में किस चीज की जरूरत होती है?
अगर नाइट्रोजन उसका नंबर एक दुश्मन है, तो फिर उसके असली दोस्त कौन है? अब पतझड़ के इस बाक्स के असली नायकों से मिलने का वक्त आ गया है। ये दो मुख्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। इनके नाम है फास्फोरस और पोटेशियम। हरी भरी तेजकी से बढ़ोतरी को भूल जाइए। इनका काम है पूरे पौधे को लंबी और ठंडी सर्दी के लिए अंदरूनी तौर पर मौलिक रूप से तैयार करना। ये बेल को ऊपर की ओर नहीं धकेलते, बल्कि उसे अंदर से मजबूत बनाते हैं। ये कोई स्प्रिंटर नहीं है जो तेज लेकिन क्षणिक प्रभाव दें। ये मैराथन धावक है जो सहनशीलता और जीवटता प्रदान करते हैं। इन्हीं दोनों तत्वों के संतुलन पर निर्भर करता है कि आपकी अंगूर की बेल वसंत में ताजगी और पूरे जोश के साथ जागेगी, या फिर हमेशा के लिए सर्दियों की नींद में ही गुम रहेगी। नाइट्रोजन से फास्फोरस और पोटेशियम की ओर स्विच करना ही आपके अंगूर के बाग की सफल शीतकालीन तैयारी का सबसे बड़ा राज्य है। अब आइए इन दोनों की भूमिकाओं को अलग अलग समझते हैं। शुरुआत करते हैं फास्फोरस से। अगर पोटेशियम एक सुपर हीरो है, तो फास्फोरस एक बुद्धिमान और दूरदर्शी प्रबंधक है। शरद ऋतु में इसका मुख्य काम जमीन के नीचे हमारी नजरों से छिपा रहता है। फास्फोरस ही जड़ प्रणाली के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देता है। यह जड़ों को गहरा होने, फैलने में मदद करता है, जिससे एक मजबूत जाल बनता है जो वसंत में पौधे को पोषण देगा। इसके अलावा फास्फोरस पोषक तत्वों, खासकर शर्करा और स्टार्च को पत्तियों से लता और जड़ों तक पहुंचाने और जमा करने का काम करता है। यह सर्दी के लिए खाद्य भंडार बनाने की प्रक्रिया का नेतृत्व करता है। शरद ऋतु में जड़ प्रणाली जितनी बेहतर विकसित होगी और वह जितने अधिक पोषक तत्व जमा करेगी, वसंत की शुरुआत उतनी ही जोरदार होगी। मजबूत जड़ें पूरे पौधे के स्वास्थ्य की कुंजी हैं। इसलिए अंगूर के पौधे को फास्फोरस देकर आप उसके भविष्य में, उसकी नींव में निवेश कर रहे हैं। अब बात करते हैं पतझड़ के मौसम के असली सितारे पोटेशियम की। जहां फास्फोरस पौधों के लिए भंडार बनाने का काम करता है, वहीं पोटेशियम उनकी सुरक्षा कवच का ख्याल रखता है। ये आपकी बेल के लिए एक असली जीवन रक्षक प्रशिक्षक है। इसका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि कॉम्प्लेक्स सही ढंग से परिपक्व हो, यानी लकड़ी जैसी मजबूत बन जाए। ये ऐसा कैसे करता है? पोटेशियम कोशिकाओं की दीवारों को घना और मजबूत बनाता है, जिससे वे मोटी और अधिक टिकाऊ हो जाती है। ये कोशिकाओं से अतिरिक्त नमी को बाहर निकालने में मदद करता है और साथ ही कोशिका रस में शर्करा की सांद्रता को भी बढ़ाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, शर्करा एक प्राकृतिक एंटीफ्रीज की तरह काम करती है, जो कोशिकाओं के अंदर पानी को घातक बर्फ के क्रिस्टल में बदलने से रोकती है। पोटेशियम से भरपूर बेल कम तापमान के प्रति काफी अधिक प्रतिरोधी हो जाती है। आप कह सकते हैं कि पोटेशियम हर कॉम्पल को एक गर्म अभेद्य सर्दियों का जैकेट पहना देता है। इसी की बदौलत एक हरी नाजुक टहनी एक मजबूत लचीली लकड़ी में बदल जाती है, जो ठंड के भीषण प्रहार को सहने में सक्षम होती है। हम कैसे जाने कि प्रक्रिया सही चल रही है? सर्दियों के लिए तैयार बेल को उस बेल से कैसे पहचाने जो पाले में खराब हो सकती है? इसके कुछ पक्के संकेत हैं। सही ढंग से पकी हुई बेल अपना रंग बदलती है। हरे रंग से वह हल्के भूरे, पुआल जैसे या किस्म के आधार पर लाल रंग की भी हो सकती है। छूने पर वह गर्म महसूस होती है, जबकि ठंडी और नम हरी टहनियां ठंडी रहती हैं। लेकिन सबसे अहम तरीका इसे मोड़कर जांचना है। एक टहनी ले और उसे सावधानी से मोड़े। पकी हुई बेल से एक विशिष्ट हल्की चटकने की आवाज आएगी। यह लकड़ी जैसे रेशों के चटकने की आवाज है। इसके बावजूद वह लचीली रहेगी और टूटेगी नहीं। अगर बेल रबर की तरह खामोशी से मुड़ जाती है, तो इसका मतलब है कि उसमें अभी भी बहुत ज्यादा नमी है और पकने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ये आसान परीक्षण आपको अपने अंगूर के बाग की स्थिति का आकलन करने और ये समझने में मदद करेगा कि आप सब कुछ सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। सितंबर के आखिर में हरी और लचीली बेल दिखना एक चिंताजनक संकेत है। तो अब हम सिद्धांत को अच्छी तरह समझ चुके हैं। नाइट्रोजन अभी पौधों के लिए हानिकारक है, जबकि पोटेशियम और फास्फोरस
बहुत फायदेमंद होते हैं। अब बात करते हैं व्यवहारिक पक्ष की। आखिर गार्डन सेंटर में हमें कौन से खास उर्वरक खोजने चाहिए? शरद ऋतु की खाद के लिए सबसे आदर्श और सर्वोत्तम विकल्प पोटेशियम मोनोफॉस्फेट है। इसका सूत्र खुद सब कुछ बता देता है। इसमें केवल फास्फोरस और पोटेशियम ही आसानी से अवशोषित होने वाले रूप में मौजूद होते हैं, और अब भी हानिकारक नाइट्रोजन का 1% भी नहीं होता। यह सर्दियों की तैयारी के लिए एक केंद्रित अमृत है। इसका घोल बनाना बेहद आसान है। 10 लीटर पानी में 10 से 15 ग्राम मिलाएं। इस मात्रा से आप एक पूरी तरह विकसित झाड़ी को पानी दे सकते हैं या पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हैं। पत्तियों द्वारा पोषण यानी छिड़काव और भी तेजी से काम करता है, क्योंकि पोषक तत्व सीधे पत्तियों के माध्यम से अवशोषित होते हैं। यह पोटेशियम और फास्फोरस को सीधे पौधों तक पहुंचाने का सबसे तेज और प्रभावी तरीका है। इस तरह का उपचार सितंबर में 10-14 दिनों के अंतराल पर 1 या 2 बार किया जा सकता है। अगर आपको मोनोपोटेशियम फॉस्फेट नहीं मिल पाता है, तो चिंता की कोई बात नहीं। इसके कई और बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। उदाहरण के लिए पोटेशियम सल्फेट। यह भी एक शानदार क्लोरीन मुक्त पोटेशियम खाद है, जो बेलों को परिपक्व करने में बहुत अच्छा काम करती है। इसे आप तरल रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 10 लीटर पानी में 20-30 ग्राम घोलकर सिंचाई करें, या फिर इसे सूखे रूप में पौधे के चारों ओर बिखेर दें, जिसके बाद हल्की गुड़ाई करके पानी डालें। एक और बेहतरीन सहायक है लकड़ी की राख। ये पोटेशियम, फास्फोरस और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक प्राकृतिक स्रोत है। राख का उपयोग आप घोल के रूप में कर सकते हैं। 1 लीटर राख को 10 लीटर पानी में मिलाकर 1 दिन के लिए छोड़ दें और फिर पौधों में डालें, या फिर बस सूखी राख को पौधे के चारों ओर बिखेर दें। लगभग आधा लीटर प्रति पौधा। मुख्य बात यह याद रखना है कि राख मिट्टी को थोड़ा क्षारीय बनाती है, इसलिए इसका अत्यधिक उपयोग न करें। चलिए, अब एक ऐसी ब्लैकलिस्ट बनाते हैं। ये उन उर्वरकों की सूची है जिनसे आपको सितंबर में आग की तरह दूर रहना है। इन्हें गोदाम के सबसे दूर कोने में छिपा दे और वसंत तक बिल्कुल न निकाले। सबसे पहले जाहिर है ताजा गोबर और मुर्गी की खाद। ये असल में नाइट्रोजन के बम है। शरद ऋतु में इनका इस्तेमाल करना आपके अंगूर के बाग को बर्बाद करने का सबसे सीधा तरीका है। सूची में आगे सभी खनिज नाइट्रोजन उर्वरक आते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, कार्बामाइड या यूरिया और अमोनियम सल्फेट। इन्हें पूरी तरह से भूल जाइए। यहां तक कि जिन मिश्रित उर्वरकों की पैकिंग पर शरद ऋतु के लिए लिखा हो, उनकी भी जांच करनी जरूरी है। उनके रासायनिक सूत्र को ध्यान से पढ़ें। अगर नाइट्रोजन, जिसे एन अक्षर से दर्शाया जाता है, की मात्रा 5% से ज्यादा है, तो ऐसा उर्वरक अंगूर के लिए शरद ऋतु में उपयुक्त नहीं है। ऐसे उर्वरक चुनें जिनमें नाइट्रोजन या तो बिल्कुल न हो या उसकी मात्रा बहुत कम हो, और फास्फोरस पी और पोटेशियम के प्रचुर मात्रा में हो। उनके घटकों पर आपकी सावधानी ही आपके अंगूरों के स्वस्थ रहने की कुंजी है। बहुत से बागवान प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित होकर यह गलत फहमी पाल लेते हैं कि जैविक उर्वरक हमेशा सुरक्षित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, सभी का पसंदीदा घास का घोल, जिसे हरी खाद भी कहते हैं, असल में आसानी से उपलब्ध नाइट्रोजन का ही स्रोत है। गर्मियों में यह एक बेहतरीन खाद है, लेकिन सितंबर में यह उतना ही नुकसान पहुंचाएगी जितना अमोनियम नाइट्रेट। घास के किण्वन से भारी मात्रा में नाइट्रोजन निकलता है, जो पौधों में असमय वृद्धि को बढ़ावा देगा। यही बात खाद कंपोस्ट पर भी लागू होती है, खासकर अगर वह पूरी तरह से पकी न हो। उसमें भी सक्रिय नाइट्रोजन यौगिक हो सकते हैं। इसलिए एक सीधा सा नियम याद रखें। पतझड़ में कोई भी ऐसी खाद जो पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करती है, हानिकारक है, चाहे वह रासायनिक हो या जैविक। प्रकृति खुद पौधे को संकेत देती है कि अब विश्राम का समय है, और हमें इसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। याद रखें, पतझड़ में पौधों को खाद देने का मुख्य उद्देश्य वसंत या गर्मियों में खाद देने से बिल्कुल अलग होता है। गर्मियों में हम अंगूर को फसल के लिए खाद देते हैं, ताकि हमें बड़ी बड़ी गुच्छे और रसीले फल मिले।
हम चाहते हैं कि बेल हरी भरी दिखे और तेजी से बढ़े। वहीं पतझड़ में हमारा लक्ष्य अंगूर की बेल को मरने से बचाना है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम इसे जिंदा रहने के लिए खाद देते हैं। हमें यह नहीं चाहिए कि यह और सुंदर दिखे। हमें चाहिए कि यह अंदर से मजबूत बने। हमारी पूरी मदद अंदरूनी प्रक्रियाओं पर केंद्रित होनी चाहिए। पोषक तत्वों को जमा करने पर, बेल के तने को लकड़ी जैसा मजबूत बनाने पर और जड़ प्रणाली को मजबूत करने पर। यह भविष्य के लिए किया गया काम है। इस काम का नतीजा आपको अभी नहीं, बल्कि 6 महीने बाद दिखाई देगा, जब वसंत ऋतु में कलियां एक साथ फूट पड़ेंगी और बेल फिर से बढ़ने लगेगी। तभी आप खुद को धन्यवाद देंगे कि आपने सितंबर में सही चुनाव किया था। और एक और छोटा लेकिन बहुत जरूरी कृषि तकनीक है जो सही खाद के साथ मिलकर काम करती है। यह है सिंचाई का प्रबंधन। अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत से अंगूरों को पानी देना धीरे धीरे कम करें और फिर बिल्कुल बंद कर दें, बशर्ते कि अत्यधिक सूखा न पड़ा हो। पानी की थोड़ी कमी पौधे के लिए एक और शक्तिशाली संकेत है। गर्मी खत्म हो गई है, अब आराम की तैयारी करो। ये उसे बढ़ना बंद करने और अपनी सारी ऊर्जा बेल को पकने पर केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप पाले पड़ने तक अंगूरों को लगातार भरपूर पानी देते रहेंगे, खासकर नाइट्रोजन युक्त खाद के साथ, तो आप पानी वाले कच्चे अंकुरों के विकास के लिए आदर्श स्थिति पैदा करेंगे, जो सर्दियों में निश्चित रूप से मर जाएंगे। इसलिए याद रखें, कम पानी और सही खाद, यही अंगूरों को सर्दियों के लिए सफलतापूर्वक तैयार करने का सूत्र है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आम गलती बिल्कुल मत करना। सितंबर में सिर्फ हरियाली के लिए खाद डालने के प्रलोभन से दूर रहे। आपकी सच्ची देखभाल और प्यार इसमें नहीं है कि आप अंगूर की बेल को तब जबरदस्ती बढ़ने पर मजबूर करें जब उसे आराम की जरूरत हो, बल्कि इसमें है कि आप उसे साल के सबसे कठिन समय के लिए सही ढंग से तैयार करें। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को हटा दें और पौधे को वह दे जिसकी उसे असल में जरूरत है, फास्फोरस और पोटाश। बेल को परिपक्व होने, शक्ति प्राप्त करने और अपनी सुरक्षा कवच को मजबूत करने में मदद करे। ऐसा करने से आपका अंगूर का बाग न केवल किसी भी, यहां तक कि सबसे भयानक सर्दी को भी आसानी से झेल लेगा, बल्कि अगले साल आपको भरपूर, स्वस्थ और स्वादिष्ट फसल से नवाजेगा। आपका धैर्य और पतझड़ में उठाए गए सही कदम ही आपके बाग के भविष्य के लिए सबसे बेहतरीन निवेश है। और अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जो आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सितंबर या अक्टूबर के अंत में जो अंगूर की बेल एकदम हरी भरी, घनी और स्वस्थ दिखती है, वह दरअसल पाले से पूरी तरह खत्म हो सकती है। माली उसे देखकर अपनी मेहनत पर गर्व करता है, लेकिन असल में उसने एक ऐसा खूबसूरत पर निहायत ही कमजोर एथलीट तैयार किया है, जिसे गर्मियों की टी शर्ट में कड़कड़ाती ठंड में भेज दिया गया हो। असली विजेता जो सर्दी झेल जाएगा, वह बेल है जो दिखने में उतनी आकर्षक नहीं होती। उसके पत्ते पहले ही पीले पड़कर झड़ चुके होते हैं और उसकी डालियां भूरी और थोड़ी सूखी सूखी सी दिखती है ना। ये एक बड़ा बदलाव। हमारी आम धारणा तो यही है कि हरा अच्छा है और भूरा खराब, लेकिन पतझड़ के अंगूर के मामले में ये बिल्कुल उल्टा है। और इस गलती के नतीजे आपको तुरंत नहीं दिखेंगे। पतझड़ में सब कुछ बढ़िया लगेगा, लेकिन बसंत में आपको बस इतना पता चलेगा कि बेल दोबारा नहीं जागी और आप कठोर सर्दी को दोष देंगे, जबकि असली वजह बस एक गलत खाद थी। तो आइए संक्षेप में समझें। सितंबर में अंगूर के लिए मुख्य नियम: नाइट्रोजन हटाए, पोटेशियम और फास्फोरस दें। हमारा लक्ष्य घनी हरियाली नहीं, बल्कि एक परिपक्व, मजबूत बेल है जो किसी भी ठंड का सामना करने के लिए तैयार हो। इस दिखावटी सुंदरता के झांसे में न आए। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये सुझाव आपके लिए उपयोगी रहे होंगे और आपके अंगूर के बाग को बचाएंगे। अगर ऐसा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बागवानी के अन्य रहस्य न चूकें। और अब आपके लिए एक सवाल: आप अपने अंगूर को पतझड़ में क्या खाद देते हैं? अपने आजमाए हुए तरीके और नुस्खे कमेंट्स में जरूर बताइए। आइए चर्चा करें।